ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 151, अनेस्ट से टकराव। डेविस आराम से कदमों से उस जगह की ओर बढ़ गया जहां उसने अपने तथाकथित बड़े भाई को पहले देखा था। इस स्थिति से निपटने के बारे में उसके मन में कई तरह के विचार थे, लेकिन उसे लगा कि अगर वह दूसरे पक्ष के साथ सख्ती से पेश आएगा तो यह उसकी सीमा का उल्लंघन होगा। उस गलियारे में पहुंचकर उसने देखा कि अनेस्ट अभी भी उस दरवाजे के पास झुका हुआ है। चलो पानी की जांच करते हैं, डेविस ने मन ही मन सोचा और उसके पास गया। वह बिना किसी कारण के अपने इस पारिवारिक सदस्य को बेवजह नाराज नहीं करना चाहता था। अनेस्ट डेविस से थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके छोटे काले बाल उसकी गर्दन तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली थीं जो नीले समुद्र की तरह चमक रही थीं। उसका शरीर बाहर से थोड़ा दुबला पतला दिख रहा था। उसके थोड़े फटे पुराने लेकिन मर्दाना कपड़ों के साथ वह सड़कों पर किसी भी औसत किसान जैसा दिख रहा था। अनेस्ट, क्या ऐसा था? डेविस ने उदासीन भाव से पूछा। अनेस्ट के चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने झुकना बंद कर दिया और आह भरी। एक मजाकिया भाव के साथ मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, वह तुम्हारा बड़ा भाई है, छोटा भाई डेविस। बड़ा भाई अनेस्ट, डेविस ने अपना भाव बदले बिना खुद को सही किया। अनेस्ट हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। वह एक आम आदमी की तरह रहता था, इसलिए वह जानता था कि उसके हाव भाव और मजाकिया शब्द एक अमीर लड़के को भी उससे लड़ने के लिए उकसाने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन उसका ये छोटा भाई बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने अपने छोटे भाई को आश्चर्य भरी आंखों से देखा। आखिरकार उसने सोचा था कि उसका यह शाही भाई बहुत घमंडी होगा। कम से कम यही तो उसने अपनी छोटी बहन क्लारा से मिलकर समझा था, जो पहली बार मिलने पर उसके प्रति काफी ठंडी थी। डेविस अपने दिल में मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि उसका बड़ा भाई भी उसका परीक्षण कर रहा था। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि तुम इस शाही महल में रह सकते हो। मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। बस हमारे खिलाफ कोई साजिश या योजना मत बनाओ, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा होगा। डेविस ने ठंडे लहजे में सीधे कहा, और जब तक उसने अपनी बात खत्म की, अनेस्ट पर एक हल्का सा मानसिक दबाव पड़ा जिसने उसकी हरकतों को बुरी तरह से जकड़ लिया। अनेस्ट ने अपने शरीर पर मौत के भ्रम के साथ अनायास ही सांस रोकी और सिर हिलाया। उसे लगा जैसे वह किसी दलदल में गिर गया हो जिसने उसे एक गड्ढे की गहराई में धकेल दिया हो। अदृश्य दबाव के हटने के बाद उसने अपनी हरकतें फिर से शुरू की और अपने दांतों को भींच लिया क्योंकि निराशा की लहर उसके दिल पर छा गई थी। खुद से निराश होकर उसने मन ही मन कहा, अरे, मैं उसके साथ पैर से पैर मिलाकर खड़ा होना चाहता था। अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो मैं इस जगह पर अपनी माँ की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अपने छोटे भाई के ठंडे चेहरे को देखकर वह थोड़ा कांप उठा क्योंकि उसे आखिरकार उनके बीच की शक्ति का पैमाना समझ में आ गया। वह मेरा छोटा भाई है। अनेस्ट के शाही परिवार के बारे में विचार एक कुत्ते की दुनिया की तरह था। वह नहीं जानता था कि वे बेहद एकजुट और देखभाल करने वाले थे, अन्यथा वह अपने परिवार के सामने मैं अपनी माँ की रक्षा करना चाहता हूँ और इस तरह की बातें नहीं सोच रहा होता। डेविस ने अनेस्ट के हाव भाव को देखा और फैसला किया कि शक्ति का ये प्रदर्शन बाद वाले के व्यवहार के लिए पर्याप्त था। फिर वह अपने पास के दरवाजे की ओर बढ़ा। अनेस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने दांत पीसते हुए हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाया, रुको! तुम कहाँ जा रहे हो? डेविस रुक गया और उसकी ओर देखा। मैं अपनी सास को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई समस्या है? अनेस्ट अवाक रह गया। उसने जल्दी से एक कारण सोचा, तुम नहीं कर सकते। माँ बीमार है और अभी छुट्टी पर है। डेविस, अंदर आओ। कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई जिससे अनेस्ट ने अपनी बात रोक दी। अपने पिता की आवाज़ सुनकर डेविस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अनेस्ट हिचकिचाया लेकिन लगा कि यह ठीक रहेगा क्योंकि उसके पिता भी वहाँ थे। डेविस के अंदर आने से ठीक पहले उसने फिर से उसकी ओर देखा और कहा, शायद तुम्हें मेरी माँ महारानी से मिलना चाहिए और जो भी गलतफहमी तुमने पैदा की है उसे दूर करना चाहिए। आखिरकार हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। इसके बाद डेविस कमरे में घुस गया और कमरे को बंद कर दिया, जिससे अनेस्ट स्तब्ध रह गया और बाहर खुद से बुदबुदाने लगा, क्या मैं उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा था? कमरे के अंदर यह शाही महल के बाहर पाए जाने वाले किसी भी कुलीन निवास की तरह विशाल और आलीशान था। एक कमजोर सुंदर आकृति बिस्तर के ऊपर आराम की मुद्रा में बैठी थी। एक छोटी नाक और सूखे मखमली होठों वाला एक पीला चेहरा। अपनी आंखें उठाकर डेविस की ओर देखा। यह अनेस्ट की माँ थी। जब उसने उसे देखा तो उसके मन में एक अज्ञात भावना उभरी, जिससे वह अपने दिल में एक जटिल भावना के साथ डेविस को देखने लगी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे जबकि उसके सिर पर कुछ भूरे बाल थे। वह बीमार लग रही थी लेकिन उसका रंग और उसकी शारीरिक स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसकी बीमार आकृति को देखकर डेविस ने पुष्टि की कि उसकी सास वास्तव में बीमार है।
उसने अपने दिल में आह भरी और आखिरकार आराम किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने उसे स्वस्थ होते देखा था, बल्कि इसलिए कि वह जल्द ही चला जाएगा और उसे नहीं पता होगा कि ये दोनों नए लोग भविष्य में कोई दुर्भावनापूर्ण योजना बनाएंगे या नहीं। अपने परिवार के साथ उनके साधना स्तरों की तुलना करते हुए वह जानता था कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एवलिन की घटना के बाद उसके दिल में एक तरह की असुरक्षित भावना घर कर गई है, जिससे आखिरकार उसे हर उस चीज़ पर संदेह होने लगा है जिसके बारे में वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। पिताजी, इसका क्या मतलब है? डेविस ने ठंडे लहजे में पूछा। लोगन उसके बगल में बैठा था और अपने सिर को अपनी हथेलियों से दबा रहा था। उसने अपनी आंखें उठाईं और असहाय भाव से डेविस को देखा। तुम कह सकते हो कि वह मेरी औरत है और वह कल ही अपने इलाज से जागी है। बीमार व्यक्ति के हाव भाव बदल गए और उसके चेहरे पर एक मीठी कमजोर मुस्कान उभर आई, जैसे कि उसे सुनकर बहुत खुशी हुई हो। तो फिर तुम इतनी असहाय क्यों दिख रही हो? डेविस ने असंतोष में बड़बड़ाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत हंस रहा था। अपने पिता को धोखा देना उन चीज़ों में से एक है जो उसे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, ये तुम्हारी माँ है, वह मुझसे बात नहीं करेगी। ये कहते हुए उसने बीमार व्यक्ति की ओर देखा। यह महिला, वह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्लेयर, वह मेरी प्रेमिका है। अपने उत्तर से संतुष्ट होकर डेविस ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर कांपते हुए कहा, इस महिला से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सास का कोई नाम नहीं है? अध्याय 152, वायलट। लोगन ने आह भरी और उसके बारे में बताया। वह वायलट है, एक आम महिला जिसे मैंने उस समय बहुत आकर्षक पाया जब मैं लोरेट साम्राज्य में घूमता था। मैंने एक बार उसके साथ प्यार किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे बच्चे को जन्म देगी। उसकी बोल्ड बात सुनकर वायलट शर्मा गई। उसने चादर पकड़ ली और शर्मिंदगी में अपना चेहरा छिपा लिया, क्योंकि उसने सोचा वह अपने बच्चे के सामने किस तरह का भाषण दे रहा है। सास, ओह, एक मिनट रुको, तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। डेविस एक और सवाल पूछने ही वाला था कि उसने एक खास बात पर ध्यान दिया। उसने अपनी थोड़ी को रगड़ा और जोर से सोचा, मैं तुम्हें क्या कहूँ? वायलट का चेहरा बदल गया। उसने चादर को छोड़ दिया और अपनी मुट्ठियां कमजोर तरीके से भींच लीं, इससे पहले कि वह आने वाले अपमान और बेइज्जती को झेलने के लिए खुद को तैयार कर ले। वह स्वाभाविक रूप से शाही परिवार के बारे में जानती थी, जो आम लोगों को अहंकार से देखता है। अब जब वह सौभाग्य से यहाँ है, तो वह जानती थी कि उसे गलत समझा जाना और अलग थलग कर दिया जाना तय है। जब से मैं अंदर आया हूँ, आप पूरे समय चुप रही हैं, मिस वायलट। कुछ तो बोलो। डेविस मुस्कुराया और धीरे से कहा। वायलट ने उसे चौंक कर देखा और उसके इरादे को समझने में कुछ पल लगे। यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। उसने अपने दांत भींचे और हिम्मत जुटाई। मेरा नाम वायलट है। आपसे मिलकर खुशी हुई, क्राउन प्रिंस डेविस। उसकी आवाज़ नम्र थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को शर्मिंदा न करने की पूरी कोशिश की हो। डेविस ने मन ही मन सोचा कि उसकी सास आश्चर्यजनक रूप से प्यारी है। इस दृश्य ने उसे यह सोचने से दूर कर दिया कि यह माँ और बेटा उसकी पीठ पीछे कुछ साजिश रच रहे होंगे। अगर यह एक नाटक होता, तो उसे वास्तव में उसकी कुशलता की प्रशंसा करनी पड़ती। मिस वायलट, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपने अभी तक मेरे पिता से शादी क्यों नहीं की? डेविस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि उसे लगा कि इस महिला के साथ ठंडा व्यवहार करना क्रूरता होगी। वायलट चुप हो गई। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिनसे वह डरती थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि लोरेट परिवार को एक बार विद्रोह के दौरान विलुप्त होने का सामना करना पड़ा था। तुमने मेरे पिता को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा उनका बच्चा है? डेविस ने सवाल पूछना जारी रखा, जबकि लोगन ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन रुका नहीं। वह भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया, जिससे डेविस ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। क्या इस विषय पर बात करना वर्जित है? उसने सोचा। लोगन के बच्चे को जन्म देने के बाद से इन 17 सालों में कुछ भी हो सकता था। उदाहरण के लिए, वह किसी और व्यक्ति से प्यार कर सकती थी। एक सेकंड बाद उसे लगा जैसे उसने लैंडमाइन पर पैर रख दिया हो। वह चला गया। अचानक एक उदास आवाज कमजोर ढंग से गूंजी, जिससे वे दोनों चौंक गए। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया? डेविस ने पूछा और थोड़ा आगे बढ़ा। वायलट अचानक अपने होश में आए और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। एक आंसू उसकी स्कर्ट पर गिरा, उसके बाद उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वायलट भी उसके अचानक फूटने से चौंक गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। नहीं, उसने नहीं किया। वायलट ने जल्दी से जवाब दिया और वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखों को रगड़ती रही। मिस वायलट, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा एक खुशहाल जिंदगी जिए, तो आपको खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कृपया सच बताओ। डेविस ने उसके बेटे का इस्तेमाल करके उसे सच उगलवाने के लिए कहा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वह एक आम आदमी के रूप में अपनी जगह जानती है, इसलिए वह सम्राट को उसकी गलतियों के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। उसके शब्दों को सुनकर वायलट कांप उठी।
उसकी धुंधली आंखों ने डेविस को देखा और पाया कि उसके चेहरे पर अभी भी एक कोमल मुस्कान थी जो उसके अपने बेटे से मिलती जुलती थी। इसने उसे चुपचाप कुछ हिम्मत दी क्योंकि उसका मन अवचेतन रूप से सोच रहा था कि वह उसकी मदद कर रहा है। उसने अपने आंसू रोकने के लिए कुछ क्षण लिए और डेविस को दृढ़ निगाह से देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं कर सकती हूँ। डेविस ने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे उसे फिर से लोगन की ओर देखने से पहले थोड़ा सा नज़र डालने के लिए प्रेरित किया। जब मैं उससे मिली थी तब मैं एक शानदार रेस्तरां में काम कर रही थी। मैं उस समय उससे मोहित हो गई थी और मैंने उसकी प्रगति को नहीं रोका। मुझे लगा कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन अगले दिन वह ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि वह राजकुमार है। मैंने कुछ हफ्ते पहले उसे खोजा था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं उसे नहीं ढूंढ पाई, इसलिए मैंने बच्चे की परवरिश पर कड़ी मेहनत की। मैंने उसका नाम अनेस्ट रखा। जब मेरा बच्चा 2 साल का हुआ तो मैंने उसे एक बार फिर देखा। उसने फिर से लोगन की तरफ देखा और अपने होंठ काटे, लेकिन वह किसी दूसरी महिला के साथ था जो मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत, खूबसूरत और सुंदर थी। उस नज़ारे को देखकर मेरा सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया, खासकर जब मुझे पता चला कि वह एक राजकुमार है। तो मैं बिना कुछ कहे चली गई। लोगन ने उसकी बातों पर पलकें झपकाईं, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसने आगे कहा, ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने खुद चुना है और इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। कुछ पल चुपचाप बीत गए। डेविस ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और उसे पता था कि यह एक तरफा प्यार का एक और मामला था। डेविस की ओर देखते हुए वह अचानक बोली, जब मैंने सुना कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिसने महाद्वीप को हिला दिया, तो मुझे न तो खुशी हुई और न ही दुख। मुझे सभी भावनाओं से जलन महसूस हुई। मैं चिल्ला उठी कि यह मेरा बेटा क्यों नहीं था जिसने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट को हिला दिया। उसके चेहरे पर एक दोषी भाव दिखाई दिया। तभी मेरे बेटे को, जो पिताहीन था, एहसास हुआ कि वह वर्तमान सम्राट का बेटा था। उसने तुरंत कसम खाई कि वह मुझे न्याय दिलाएगा, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा वचन तोड़कर तुम्हें यहाँ ले आया। डेविस को उस पर दया आ गई, लेकिन वह इस मामले के बारे में और जानना चाहता था। तुम कह सकते हो कि उसे मजबूर किया गया था, वायलट ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारा क्या मतलब है? एक आदमी था जो चाहता था कि मैं उसकी औरत बनूं। मैंने उसके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने मुझे धीरे धीरे जहर देकर मार डाला। वह सिर्फ इसलिए निर्दयी था क्योंकि वह मुझे प्राप्त नहीं कर सका। क्रोध में आकर मेरे बेटे ने उसे मार डाला और भाग गया। मुझे रॉयल कैसल के पास एक सराय में ले गया। इससे पहले कि वह रॉयल कैसल में घुसता, उसने पहले अपनी पहचान साबित की और फिर मेरा इलाज करवाया। लोगान ने डेविस की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया, जो उसके आखिरी कथन की पुष्टि करता है। चतुर। डेविस ने भी संतोष में अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसका बड़ा भाई निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। अध्याय 153, प्रस्थान से एक दिन पहले। डेविस की अपने बड़े भाई के बारे में धारणा स्पष्ट रूप से थोड़ी बेहतर हुई। जिस आदमी ने तुम्हें जहर दिया, मैंने उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया, लोगन ने ठंडे स्वर में कहा। डेविस ने आह भरी। अगर ऐसा होता तो उसे किसी भी कारण से इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसने लोगन की ओर देखा और कहा, पिताजी, जैसा आपने कहा, मिस वायलट की जिम्मेदारी लें और बाद में उससे शादी करें। वायलट की ओर देखते हुए उसने कहा, मिस वायलट, आपकी सारी चिंताएं निराधार हैं। इस बारे में मेरी माँ से बात करें और उनकी सहमति लें। मुझे यकीन है कि मेरी माँ इस बारे में अनुचित नहीं होंगी। हाथ मिलाते हुए उसने थोड़ा झुककर कहा, मैं कल चला जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जब मैं घर वापस आऊंगा तो एक एकीकृत परिवार होगा। फिर मैं विदा लूंगा। लोगन ने दृढ़ चेहरे के साथ सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा क्या कहना चाह रहा था। वायलट उसके स्वभाव और उसके परिवार के प्रति उसकी देखभाल को देखकर हैरान थी। अब उसे उस समय उससे ईर्ष्या करने के लिए खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। जब डेविस वापस मुड़ा और चला गया तो उसने अपने पिता को एक आत्मा संदेश भेजा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने घटिया हो। एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना और ऐसे चले जाना जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। लोगन का चेहरा बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। फिर उसने जल्दी से एक आत्मा संदेश भेजा, मुझे वास्तव में नहीं लगा कि वह गर्भवती हो जाएगी। ये गर्भवती होने का मामला नहीं है। तुमने उसके प्यार का फायदा उठाया और ऐसा कुछ किया जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। न केवल तुमने उसे गर्भवती छोड़ दिया, बल्कि इसके बजाय उसे पूरी तरह से भूलकर उसे त्याग दिया। ये क्रूर सत्य है। अगर मैं तुम होते तो मैं कम से कम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता जिसके साथ मैंने प्यार किया, एक बार भी नहीं। डेविस ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद चला गया। लोगन अपने कठोर शब्दों से चुप हो गया। वह खुद भी जानता था कि वह महिलाओं के प्रति कमजोर है, जिससे वह अपनी युवावस्था के दौरान महिलाओं के प्रति आकर्षित हो गया।
उसने अपनी वासना को संतुष्ट किया क्योंकि वह अपनी युवावस्था के दौरान बहुत सी महिलाओं के साथ सोता था, लेकिन कभी भी उनसे प्यार करने या उनके साथ अपने रिश्ते को समृद्ध करने का प्रयास नहीं किया। जब तक वह क्लेयर से नहीं मिला तब तक उसे प्यार का सही अर्थ पता नहीं चला, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इसने उसे फिर कभी किसी महिला की ओर नहीं देखने दिया, जिससे वह अनजाने में अपने पिछले संबंधों को भूल गया। मैं वास्तव में एक बदमाश हूँ, उसने धीमी आवाज में आह भरते हुए कहा। उसने वायलट को देखा और अचानक दोषी महसूस किया, जो उसने अब तक महसूस नहीं किया था। वह, सम्राट, आपका बेटा इतना परिपक्व है। वायलट को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि डेविस केवल 11 साल का था। आह, वह मेरा गौरव है, लोगन ने आह भरते हुए कहा। उसे यह स्वीकार करने में नफरत थी, लेकिन उसे लगा कि उसका बेटा उससे कहीं ज्यादा परिपक्व है, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसने मान लिया था कि उसका बेटा पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी है। वह अचानक खड़ा हो गया और उसकी राजसी आवाज़ उसके कमज़ोर दिल में गूंज उठी। वायलेट, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें और संघर्ष दिए हैं। मुझे जिम्मेदारी लेने दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह महसूस करते हुए कि उसके लहजे में उसका दृढ़ संकल्प दिखना चाहिए, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, कृपया मुझसे शादी करो। वायलेट ने अपनी आंखें चौड़ी की, उसका दिल अविश्वसनीय रूप से खुश था, इससे पहले कि वह उसे देखकर मुस्कुराए। क्या हमें तुम्हारी महारानी की सहमति नहीं लेनी चाहिए? लोगन स्तब्ध रह गया। उसने जवाब देने से पहले जल्दी से अपने होश संभाले। मैं उससे माफ़ी मांगूंगा जबकि तुम उससे कहोगी कि मैं जिम्मेदारी लूँ। ऐसा करने से ही हमें शादी करने का मौका मिलेगा, मुझे जिम्मेदारी लेने का मौका मिलेगा। वायलट का चेहरा बदल गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो युवा किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था, अब जिम्मेदारी की परवाह करता है। तुम बदल गए हो। उस समय तुम स्वतंत्र थे, किसी चीज़ से बंधे नहीं थे। मैं समझती हूँ कि मैं उसकी सहमति मांगूंगी, वायलट ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि वह उसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखता था, प्रेमी के रूप में भी नहीं। उसने चुपचाप खुद को ये समझाते हुए सांत्वना दी कि वह समय के साथ उसके साथ प्यार विकसित कर सकती है। ठीक है, फिर आराम करो। डेविस को विदा करने के बाद हम कल उससे मिलने जाएंगे, लोगन ने धीरे से कहा। कहीं से भी प्रकट हुई इस महिला के लिए क्लेयर के प्रति अपने प्यार के कारण उसे नहीं पता था कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। डेविस के कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने अपने बड़े भाई की तरफ एक नज़र डाली और जाने से पहले अपना मुंह थोड़ा हिलाया। अनेस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने मुंह की हरकत को दोहराया, जबकि वह धीरे से बुदबुदाया, अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन अगर तुमने यह नहीं भी कहा होता तो भी मैं अपनी माँ का ख्याल रखूंगा। धीरे धीरे खुद से बुदबुदाते हुए उसे किसी तरह यह एहसास हुआ कि उसने इस पूरे समय शाही परिवार को गलत समझा था। डेविस मुस्कुराता हुआ चला गया और उसे लगा कि शायद उन सभी के बीच कुछ गलतफहमी दूर हो गई होगी। उसने सोचा, आह, एक बड़ा परिवार होना सिरदर्द जैसा लगता है। अब उसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि इस खेती की दुनिया के निवासी अपने बच्चों के प्रति इतने क्रूर क्यों होंगे। उसे लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने उनकी परवाह करना बंद कर दिया और उन्हें अपने लाभ को बढ़ाने के लिए संपत्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस मामले के बारे में सोचते हुए वह आखिरकार अपने अध्ययन कक्ष में पहुंच गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा कि एक महिला उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी, जिससे उसका दिल एक पल के लिए बेकाबू हो गया। उसने उसके चेहरे को देखा जो उस समय जैसा था जब वह उससे पहली बार मिला था, एक क्रूर और मोहक मुस्कान जो पुरुषों के दिलों को झकझोर सकती है। उसके मुंह से हल्की आह निकल रही थी और वह चुपचाप अपने आप से बुदबुदा रहा था। उसने अपना चेहरा थपथपाया। मैं तुमसे कह रहा हूँ डेविस, अपना विवेक बनाए रखो, इसे मत खो। इस तरह की मुस्कान आपदा को आमंत्रित करती है। यद्यपि उसकी एक भुजा कट गई थी, फिर भी उसने एक लबादा पहने हुए उसके प्राकृतिक परिपक्व रूप को एक भी बार नहीं मिटाया था। स्वागत है, पति। उसके चेरी लाल होंठों से एक कामुक आवाज गूंजी, जिससे वह थोड़ा कांप उठा। उसने गहरी सांस ली और फिर व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। मुझे चिढ़ाना बंद करो एवलिन, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसके गालों पर एक स्वस्थ लाल रंग फैल गया और उसका भाव थोड़ा शर्मीलेपन में बदल गया, जिसने उसे और भी अधिक आकर्षक बना दिया। अध्याय 154, प्रस्थान। मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण मामले पर बात करना चाहता हूँ, डेविस ने कहा। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसकी नज़र कहीं और थी। जिस महिला से वह प्यार करता था, उसके लिए वह वास्तव में उसे जीतने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी वर्तमान शारीरिक उम्र वास्तव में एक अनावश्यक बंधन थी जो उसे बाधित कर रही थी। एवलिन गंभीर हो गई और उसे पूरी तरह से चिढ़ाना बंद कर दिया। मुझे पता है तुम उस जगह जा रहे हो, है न? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने अपना सिर हिलाया। ये सही है, लेकिन यह उस जगह जाने और वापस लौटने जितना आसान नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी।
डेविस का चेहरा गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो, मैं उस जगह जा रहा हूँ और उन सभी दुश्मनों का ख्याल रखूंगा, फिर अंत में गुप्त प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ पहुंचूंगा। क्या? उसे अपने दिल पर एक बड़ा झटका लगा, जिससे वह डर से एक पल के लिए कांप उठी, उसे खोने का डर। आराम करो, मैं कुछ समय के लिए वहां घूमूंगा और कुछ सालों बाद वापस आऊंगा। डेविस ने जल्दी से जवाब दिया। सालों बाद? उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, कितने साल होंगे? उसके हैरान चेहरे को देखते हुए उसने उसके कोमल कंधों को पकड़ लिया और कहा, मैं समझता हूं कि मैं नासमझी कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार करने की ज़रूरत है। अपनी कल्पना से वापस आते हुए उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं अनंत काल तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसकी धुंधली आंखों में हल्के आंसू आ गए और उसने कहा, बस कृपया जीवित वापस आ जाओ। उसकी धुंधली आंखों को देखते हुए उसने उसे कसकर गले लगाया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं करूंगा। उसकी धुंधली आंखों से एक आंसू गिर गया। इस तरह की अचानक खबर उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वह चिल्लाना चाहती थी, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, लेकिन उसकी दृढ़ आवाज़ सुनने के बाद वह चाह नहीं सकती थी। नहीं, उसे लगा कि उसके पास उसके साधना पथ को रोकने का दिल है। उसने खुद को पहले से ही उस अलगाव के लिए तैयार कर लिया था जो तब होने वाला था जब उसका मालिक उसे ले जाने के लिए आएगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इस तरह से जल्दी आ जाएगा। उसका दिल इतना नाजुक महसूस कर रहा था कि उसे लगा कि अलगाव की भावना के भारीपन से यह टूट जाएगा। आखिरकार वह अपने परिवार से दूर भेजे जाने के बाद उसका भावनात्मक सहारा था। मैं कसम खाता हूं कि मैं एक दिन तुमसे शादी करने के लिए ज़रूर वापस आऊंगा। डेविस ने एक बार फिर घोषणा की, जिससे उसके कांपते शरीर को कुछ हद तक राहत मिली। वह जानता था कि यह अलगाव उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यहाँ तक कि उसे एवलिन को इस जगह पर अकेला छोड़ने के विचार से अविश्वसनीय रूप से दुख हुआ, लेकिन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसके पास इस भावना को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एवलिन ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम वापस आओगे मैं और भी मजबूत हो जाऊंगी। ये सही है। डेविस ने उसे अपने आलिंगन से मुक्त कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ। उसने अचानक उसकी आवाज़ सुनकर चौंकने से असमंजस में उसकी ओर देखा। अपनी साधना को शरीर परिवर्तन चरण तक बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा शरीर फिर से विकसित हो जाएगा, जिससे तुम्हारी भुजा फिर से विकसित हो जाएगी। एवलिन ने अपना सिर हिलाया, मुझे पता है, लेकिन कैसे? मेरे साथ? डेविस ने तुरंत उसे बीच में टोका, मेरा परिवार तुम्हारी साधना के संसाधन वहन कर सकता है। तुम्हें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन चरण तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, और जब तक तुम इसे प्राप्त करोगे मैं वापस आ जाऊंगा। तुम क्या कहती हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए थोड़ा कांपते हुए कहा, यह उचित नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार के रिसोर्स का उपयोग नहीं कर सकती। चुप रहो, क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? मैं जो कहूँ उसका पालन करो और शारीरिक परिवर्तन चरण तक पहुँचो, फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए वापस आऊँगा, उसने कहा और अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। एवलिन उसके चेहरे को देखते हुए चौंक गई जो उसके करीब था। उसने अपनी बाहें उठाईं और उसे एक तरस भरी निगाह से देखा, सच में? मैं वादा करता हूँ। डेविस ने उसकी धुंधली आंखों को देखा और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। फिर एवलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने चेरी होंठों को अलग किया। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसने तुरंत उसके होंठों को अपने होंठों से सील कर दिया और लालच से चूमते हुए उसके स्वाद का आनंद लिया। कुछ ही क्षणों बाद उनके दोनों चेहरे पसीने से गर्म हो गए। उसके मनमोहक चेहरे को देखकर उसे पिछली बार की तरह अभी भी उसके साथ सोने की इच्छा हुई। उसने बड़ी मुश्किल से ऐसे विचारों को दूर किया और कहा, मैं अपने आधे से ज़्यादा संसाधन तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे पास ग्रेड 1 कोर विकसित करने के ज़्यादा मौके होंगे। एवलिन ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और शर्मीली नज़र से उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं और दूर देखने लगी। शायद वह जानती थी कि वह केवल तभी उसके अनुरोधों या प्रस्तावों का विरोध नहीं कर सकती थी जब वह उसे चाहता था। अल्पविराम। अगले दिन डेविस ने यात्रा के लिए ज़रूरी बहुत सी चीज़ें तैयार की और अपने परिवार से एक दूसरे का ख्याल रखने को कहा। लोगन, क्लेयर, वायलट और सभी उसे विदा करने के लिए रॉयल कैसल के ऊपर मंच पर खड़े थे। वह गोल्डन हॉन्ट वाइवन के पास खड़ा था और उसकी गर्दन को सहला रहा था, जिससे वह खुशी में अपनी आंखें बंद कर रहा था। वह हंसा और अपने पीछे खड़े दो लोगों की ओर देखा, एवलिन, क्लारा, मुझे लगता है कि अलविदा कहने का समय आ गया है। एवलिन ने उसे देखते हुए अपने होंठ काटे। वह आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया, जिससे डेविस को हंसी आ गई। धीरे से आह भरते हुए उसने पूछा, याद है मैंने क्या कहा था? एवलिन ने उसके गले लगते हुए अपना सिर हिलाया और आवाज़ निकाली, उम्मा। क्लारा की ओर देखते हुए उसने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, हमारे परिवार का ख्याल रखना, क्लारा। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। क्लारा ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, लेकिन गले मिलते हुए देखकर उसके चेहरे पर कुछ नाराजगी दिखी।
डेविस, पहली चीज जो तुम्हें सुनिश्चित करनी है वह है अपनी सुरक्षा। बेवजह लोगों को नाराज मत करो। हर घमंडी व्यक्ति बिना किसी कारण के तुम्हें बेवजह भड़का सकता है, बस उन लोगों को अनदेखा करो जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते। क्लेयर, जो पीछे खड़ी थी, चिंतित होकर बोली, मैं जानता हूँ माँ, आपने मुझे अपनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। उस समय जब क्लेयर की सील खुली तो उसने अपनी दुनिया के बारे में बताया और इतनी सारी बातें बताईं कि थोड़े समय के लिए उत्साहित रहने के बाद वे उससे ऊब गए। फिर उसने अपने पिता को सिर हिलाया, जबकि पिता ने भी गंभीरता से उसे सिर हिलाया। पुरुष होने के नाते वे दोनों एक दूसरे के इरादे को अच्छी तरह समझते थे। डेविस ने धीरे से हंसते हुए उन दोनों को छोड़ दिया और गोल्डन हॉर्न वाइवन पर कूद गया, जिससे वह जोर से आकाश में दहाड़ने लगा। रारगह। गोल्डन हॉर्न वाइवन ने एक धमाके के साथ उड़ान भरी और काफी धीरे धीरे उड़ता रहा, जबकि डेविस अपने परिवार को अलविदा कहता रहा और दूर चला गया। क्लेयर और एवलिन की आंखें जुदाई से धुंधली हो गईं, जबकि क्लारा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। एक हाथ ने धीरे धीरे क्लेयर को उसकी पीठ से गले लगाया, जिससे उसे कुछ गर्माहट महसूस हुई, हालांकि उसे लगा कि यह काफी अनुचित था। कृपया मेरी बात सुनो, लोगन ने उसे गले लगाते हुए फुसफुसाया। क्लेयर ने गहरी सांस लेते हुए चुपचाप सिर हिलाया। अध्याय 155, प्रथम परत में प्रवेश। यात्रा करते हुए 1 महीना बीत गया। डेविस ने पहाड़ी इलाके को देखा जिसने पूरे क्षेत्र को घेर रखा था। पहाड़ियां लगभग 3000 मीटर ऊंची थीं, जो आसमान में ऊंची थीं, जो वायुमंडल के चारों ओर मंडराते बादलों के आवरण को स्वीकार करती थीं। ये जगह शांत और सुंदर लग रही थी, किसी भी अन्य लुभावनी जगह की तरह। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पहाड़ों के बीच कई घाटियां थीं, जो इसे छिपने की जगह या यहाँ तक कि खेती की गुफा बनाने के लिए उपयुक्त स्थान बनाती थीं। लेकिन ये जगह जनता के लिए वर्जित थी, क्योंकि इसमें गुप्त मैदान थे जो महाद्वीप के दूसरी ओर ले जाते थे। मूल रूप से ये जगह जादुई जानवरों से भरी होनी चाहिए थी, फिर भी वे जीव कहीं नहीं दिखे। वर्तमान में ये जगह आसमान में इधर उधर भागते और उड़ते हुए मानव आकृतियों से भरी हुई थी। डेविस की आकृति पर कई आकृतियां नजर गड़ाए हुए थीं और वे उस उड़ते हुए वाहन को देखकर आश्चर्यचकित थे जिस पर वह यात्रा कर रहा था, गोल्डन हॉर्न वाइवन। गोल्डन हॉर्न वाइवन के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। उसे मिले ध्यान पर अविश्वसनीय रूप से गर्व था, जिसने उसे अपनी शक्ति का उपयोग करके दूर तक जोर से दहाड़ने के लिए प्रेरित किया। दहाड़ पूरे देश में गूंज उठी और उस स्थान पर पहुंची जहां ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के शीर्ष 200 विजेता एकत्र हुए थे। इसने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया कि गार्जियन एलायंस के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की हिम्मत कौन करेगा, जिसने अंततः इस स्थान की रक्षा की और इसका स्वामित्व किया। जब उन्होंने गोल्डन हॉर्न वाइवन को आकाश में उड़ते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि चौथे चरण के जादुई जानवर पर कौन था। हा, गुप्त प्रवेश द्वार खुलने का समय लगभग आ गया है और यहाँ मैं सोच रहा था कि ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट का पहला स्थान जीतने वाला व्यक्ति कहाँ था। सम्राट रूथ जोर से चिल्लाए और हंसे, जिससे माहौल शांत हो गया। जब उन्होंने पूरे स्थान पर जलती हुई संरचनाओं को देखा तो कुलीन युवा पहले से ही काफी घबराए हुए थे, जो महाद्वीप के दूसरी ओर से आने वाले किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार थे। गोल्डन हॉर्न वाइवन तेजी से भीड़ के सामने उतरा और उन्हें अपना राजसी रूप दिखाया। डेविस उससे नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को सहलाया। उसे उससे काफी लगाव महसूस हुआ, क्योंकि अतीत में कई बार उसने उसका और एवलिन का मजाक उड़ाया था, जिससे उसे हर बार शर्मिंदगी से फूट फूट कर हंसना पड़ा था। कोई कह सकता है कि इस गोल्डन हॉर्न वाइवन ने उसके साथ उसके रिश्ते को काफी हद तक बढ़ाने में मदद की। उसने मुट्ठी भर गोली निकाली, जिससे वह उत्साह में दहाड़ने लगा। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, गोली पर लार टपकाते हुए उसकी आंखें उत्साह से उसे घूर रही थीं। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने गोली खिलाई, जिससे वह उसे निगल गया और थोड़ा कांपने लगा। ये जल्दी ही कुछ इंच बढ़ गया, क्योंकि इसका शरीर और पंख अतिरिक्त ऊर्जा से चमक रहे थे जिसे ये पचा नहीं सकता था। डेविस ने इसे एक लो लेवल स्काई ग्रेड वेन वायवन पिल खिलाई, जो वायवन को केवल 50% की मामूली संभावना के साथ 5वें चरण में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है। गोल्डन हॉर्न वायवन ने खुशी में चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है। कुछ मिनट बीतने से पहले यह आखिरकार स्पिरिट बीस्ट स्टेज के शिखर पर पहुंच गया। डेविस ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से यह बहुत बेकार था। डेविस को लोरेट परिवार के खजाने में गोली की रेसिपी मिली, जिसे उसने इन 7 वर्षों के दौरान 1 से अधिक बार देखा था। जब वह 1 महीने तक इसकी पीठ पर यात्रा कर रहा था तो उसने इसे बिना आराम किए अविश्वसनीय रूप से तेज यात्रा कराई। उसने इसे केवल एक बार रुकने और आराम करने दिया, और उसने इस मौके का उपयोग इस गोली को बनाने के लिए किया। यह एक विदाई उपहार की तरह था। वापस जाओ कामुक आदमी, तुम्हारे जैसे कई लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने अपना सिर पीटते हुए कहा। उसने उसे कृतज्ञता भरी आंखों से देखा और मंडराने के लिए उछल पड़ा। एक दिन फिर मिलेंगे, डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बार फिर दहाड़ते हुए दूर उड़ गया।
डेविस ने आह भरी और खुद से सोचा, इसके साथ मैं फिर से अकेला रह गया हूँ। वह दर्शकों के पास गया और उस समय की जानी पहचानी आकृतियां देखने लगा। उसका चेहरा उदासीन हो गया और उसने ठंडा रवैया अपनाया। लगता है मैं समय पर पहुंच गया था। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। गुप्त प्रवेश द्वार खुलने में लगभग 1 घंटा बाकी है, सम्राट एश्टन ने कहा और उस दिशा की ओर इशारा किया जहां से एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। प्रवेश द्वार एक चमकदार चमक से ढका हुआ था जिससे यह इधर उधर लहराते हुए विकृत लग रहा था। डेविस ने प्रवेश द्वार को देखा और रहस्यमय दृश्य को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या यह एक स्थानिक द्वार है? उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन उसे निश्चित रूप से यह एक स्थानिक द्वार जैसा लग रहा था। ऊपर वह स्थान देखें जहां संरचनाओं पर कड़ी सुरक्षा है। यहीं पर हमारी लड़ाई होती है, सम्राट क्लेमोर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा और दूर पास में एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। डेविस ने उसे सिर हिलाया, लेकिन उसे एक सोल ट्रांसमिशन भेजा जिसने उसके हाव भाव को पूरी तरह बदल दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस घटना के बारे में कुछ नहीं पूछा है और बदले में मुझे उम्मीद है कि कोई प्रतिशोध नहीं होगा। अगर मुझे पता चलता है कि उन 2 महिलाओं के माता पिता बदला लेने जैसी कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूं कि क्लेमोर परिवार का आधा हिस्सा इस महाद्वीप में अब और नहीं रहेगा। गलत मत समझिए, यह कोई धमकी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। सम्राट क्लेमोर के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। वह चिल्लाकर कहना चाहता था कि डेविस बेशर्म है, लेकिन अवचेतन रूप से उसे लगा कि उसका कद उससे कम है क्योंकि उसके पीछे एक गुरु था। उसे इस तथाकथित वरिष्ठ से एक अस्पष्ट डर भी था, जिसके कारण उसने अनिच्छा से उसकी चेतावनी पर सिर हिलाया। लेकिन फिर वह इस बात से भी काफ़ी खुश था कि वह बड़ों को इस झंझट से पीछे हटने के लिए मनाने में कामयाब रहा, क्योंकि गलती सबसे पहले उन्हीं की थी। लेकिन सबसे मुश्किल काम अपने 9वें भाई को मनाना था, जो उन 2 महिलाओं का पिता था, पीछे हटने के लिए, जो उसने आखिरकार किया जब उसने नुकसान के लिए काफ़ी धन देने का वादा किया। डेविस ने फिर सम्राट रॉस की ओर देखा और उसे एक आत्मा संदेश भी भेजा। जवाब की परवाह किए बिना उस महिला हाना रॉस से कहो कि वह भाग जाए और फिर कभी मेरी आंखों के सामने न आए। भले ही उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरी एवलिन को बचाया हो, फिर भी वह उस समूह का हिस्सा थी जिसने उसकी मौत की साजिश रची थी। सम्राट रॉस का चेहरा बदल गया, जिससे वह केवल नाराजगी में बड़बड़ाया। उसे लगा कि अगर हाना उसकी बेटी होती तो वह जिस तरह से काम करता वह अलग होता। अध्याय 156 गुप्त मार्ग में प्रवेश। डेविस आखिरकार विभिन्न साम्राज्यों के कुलीन युवकों के सामने खड़ा हुआ और एक परिचित आकृति पर नजर डाली जिसने उसके दिल में एक जटिल भावना को उकसाया। काफी परेशान महसूस करते हुए उसने अपने दिमाग में कुलीनों के चेहरों को नोट करते हुए बगल की ओर देखना जारी रखा। फिर वह स्वतंत्र रूप से चला गया जैसे कि वह इस जगह का मालिक हो। 4 सम्राटों के पास जो इस जगह की रक्षा करने के लिए यहाँ आए थे, साथ ही कई यात्रा करने वाले चौथे चरण के शक्तिशाली लोग भी थे। डेविस ने भी उनके प्रत्येक चेहरे पर नजर डाली और उन्हें अपने दिमाग में दर्ज किया। अगर उसकी आत्मा थोड़ी और शक्तिशाली होती तो वह सर्वसम्मति से उनके नाम जानने के लिए अपनी मृत्यु की भावना का उपयोग करता। हालांकि वह जानता था कि उसकी आत्मा 5वें चरण के आत्मा साधक से मेल खा सकती है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसकी मृत्यु की भावना किसी छिपे हुए विशेषज्ञ द्वारा खोजी जाएगी जो पता लगाने में माहिर है। आखिरकार ये जगह पूरे महाद्वीप के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों से भरी हुई थी और वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। विशेषज्ञों ने नाराजगी में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि वे जानते थे कि यह बच्चा कौन है, लेकिन वे एक जूनियर को उनके पास आते हुए देखना पसंद नहीं करते थे, जैसे कि वह उसी शक्ति स्तर का विशेषज्ञ हो। फिर भी उन्होंने उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे रहस्यमय सीनियर उसके मालिक से काफ़ी डरते थे। सम्राटों, मैं अपने शाही पिता की ओर से इस जगह पर बचाव करने के लिए नहीं आ पाने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। डेविस ने अपने हाथ जोड़े और कहा। सम्राट रॉस और सम्राट क्लेमोर ने इस मौके का इस्तेमाल अपमान करने और उससे बदला लेने के लिए किया, लेकिन सम्राट एश्टन ने उन्हें बीच में रोक दिया। ये ठीक है, राजकुमार डेविस। आपके पिता अभी भी तकनीकी रूप से गार्जियन एलायंस के सदस्य नहीं हैं और इसलिए यहाँ आने का उनका कोई दायित्व नहीं है। डेविस ने उसकी ओर देखा और थोड़ा आभारी महसूस किया, लेकिन इस बात को लेकर भी उलझन में था कि वह अब उसका समर्थन क्यों करेगा जबकि वह अब उसका दामाद नहीं है। ये सही है, राजकुमार डेविस। आपको बस उन कमीनों को मारने पर ध्यान केंद्रित करना है। आक्रामक स्वर में बोलते हुए सम्राट रूथ ने कुलीन युवकों की ओर देखा और चिल्लाया, युवाओं, सुनो। जैसे ही तुम उस स्थान पर प्रवेश करोगे, याद रखना कि एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई नहीं करनी है। यदि आवश्यक हो तो एक दूसरे का सहयोग करो, लेकिन पीठ पीछे वार मत करो। तुम सब हमारे महाद्वीप का हिस्सा हो। इस प्रयास के लिए अपने पूर्वाग्रहों और प्रतिद्वंद्विता को अलग रखो और जीत हमारी तरफ होगी। युवाओं ने अपने सिर हिलाए जैसे कि वे समझ गए हों, लेकिन कौन जानता है कि वे अभी किस तरह की साजिश रच रहे थे। तारानकन धमाका। तारानकन पहाड़ी पर घाटी से अचानक एक बड़ा धमाका गूंज उठा।
सम्राटों के चेहरे घबराहट से बदल गए और वे एक साथ चिल्लाने लगे, संरचनाओं को मजबूत करो। पहाड़ों में संरचनाओं की भीड़ चमक उठी और आसमान एक उज्ज्वल चमक में बदल गया, जिससे इलाके में रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। विशेषज्ञों ने घाटी के कोनों की कड़ी सुरक्षा करते हुए संरचनाओं में अपनी स्थिति बनाते हुए उड़ान भरी। हा, मैंने इसे बनाया। उसका एक दुबला पतला व्यक्ति घाटी से उभरा और जोर से हंसा जब वह अचानक एक घातक बिजली के गठन से टकराया, जिससे वह आकृति भून गई। कुछ और आकृतियां उभरीं, जिन्हें बाद में बिजली के गठन ने गोली मार दी। भूनने वाले आकृतियों को देखकर सभी युवा दुश्मनों की अनाड़ीपन से जोर से हंस पड़े। चुप रहो, वे सिर्फ गुलाम हैं, ये दुश्मन की क्षमता का 5वां हिस्सा भी नहीं है। सम्राट रूथ ने हंसी की आवाज़ पर गुस्से से चिल्लाया, जिससे युवा एक पल के लिए डर से लंगड़ा और चुप हो गए। डेविस ने अचानक देखा कि उनके बगल में विकृत गुफा उन्माद में उतार चढ़ाव कर रही थी। ओए, क्या उसने नहीं कहा था कि लगभग 1 घंटा था? विशेषज्ञों ने भी इसे देखा और चिल्लाया, गुप्त प्रवेश द्वार खुल गया है। अंदर जाओ और उन कमीनों का वध करो। एक टुकड़े में वापस आना सुनिश्चित करें। अगर संभव हो तो दूसरी तरफ का प्रवेश द्वार खोजो। इस जगह की रखवाली कर रहे विशेषज्ञों की ओर से चिल्लाहट गूंज उठी। युवाओं ने सिर हिलाया लेकिन डेविस की ओर बेपरवाही से देखा, जिससे डेविस की आंखें घूम गईं। अचानक एक आकृति गुफा की दिशा में भाग गई, जिससे अन्य लोग उसका पीछा करने लगे। डेविस ने शर्ली की ओर देखा जो भीड़ को गुफा में ले जा रही थी। फिर उसने देखा कि वे सभी एक एक करके गुफा में गायब हो गए। धीरे से आह भरते हुए उसने आखिरकार अपने घर की दिशा में पीछे देखा और अपने दिल में अलविदा कहा। एक ही कदम के साथ उसने खुद को गुफा में धकेल दिया, क्योंकि उसके प्रवेश करते ही उसकी आकृति भी गायब हो गई। उसके शरीर में हल्की बेचैनी हुई, जिससे उसने गहरी सांस ली। उसने अपने सामने के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और देखा कि अधिकांश युवा दर्द में गिर गए थे, हालांकि कोई भी बेहोश नहीं था। लगता है कि जिस अंतरिक्ष सुरंग से हम आए थे वह थोड़ी अस्थिर थी, डेविस ने सोचा और एक कदम आगे बढ़ाया, ठीक हो रहे युवाओं के पास से गुजरते हुए जो उसके पास गिरे हुए थे। उसने आगे एक सुंदर आकृति देखी जो बेचैनी को दूर करने के प्रयास में उसके माथे की मालिश कर रही थी। अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए वह उसके पास से चला गया और संकरे रास्ते में आगे बढ़ता रहा। चारों ओर काले पत्थरों और दीवारों से भरा हुआ था, जबकि केवल शुरुआती क्षेत्र में क्लब मशालों से रोशनी की गई थी, जैसे कि वे अनंत काल तक कभी भी फीके नहीं पड़ेंगे। रुको, जटिल भावनाओं से भरी एक आवाज़ उसके पास गूंजी। डेविस ने उसे ठंडेपन से देखा, उसकी आवाज़ में उदासीनता थी। क्या? शर्ली ने असहायता में अपने होंठ काटे। उसके जाने के बाद इस 1 महीने के दौरान उसने उसके बारे में बहुत सोचा, इतना कि उसके शाही पिता को उसके जीवन पर संदेह होने लगा। थोड़ी व्यक्तिगत जांच के बाद उसके शाही पिता ने पता लगाया कि उसने गुप्त रूप से गार्ड क्लेमोर को मार डाला था। उसके कार्यों से क्रोधित होकर उसने उससे गुप्त रूप से सामना किया और उसके कार्यों के लिए कठोर रूप से फटकार लगाए। जब उसने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसके पास अपने पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए घटनाओं का खुलासा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसका गार्ड क्लेमोर के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं था। अगर उसने इसे ठीक से नहीं समझाया होता तो यह एक बड़ी बात होती, जबकि दूसरी तरफ अगर उसने स्पष्टीकरण नहीं देने का विकल्प चुना होता तो वह अपने पिता का विश्वास खो देती। घटनाओं के बारे में सुनकर उसके पिता ने सिर हिलाया और एक वाक्य के साथ उसे छोड़ दिया, जिसने अंततः उस दिन उसे आंसू में डुबो दिया। ये तुम्हारे सभी अपरिपक्व स्वभाव का परिणाम है। अध्याय 157 उपद्रव। चलो साथ चलते हैं। असहायता महसूस करते हुए शर्ली ने उन शब्दों को उगल दिया जो उसने तब से दबाए रखा था जब से उसने उसे बाहर देखा था। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह पीछे मुड़ा और उसे जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ने लगा। शर्ली ने उदासी में मुस्कुराया। वह जानती थी कि वह उससे उस बात के लिए नफरत करती थी जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन असहाय होने की भावना से अधिक उसे अन्याय महसूस हुआ। शर्ली ने भ्रम की हल्की आवाज़ निकाली। उसे एक बार फिर से देखने के लिए मुड़ते हुए उसके चेहरे पर घबराहट की नज़र से देखा। क्या तुम नहीं आ रही हो? डेविस ने उससे ठंडी आवाज़ में पूछा, अभी भी उदासीनता के साथ रंगा हुआ था, जैसे कि वह किसी अजनबी से पूछ रहा हो। वह एक पल के लिए अवाक रह गई, इससे पहले कि उसका चेहरा, जिस पर उस समय से कोई सच्ची मुस्कान नहीं थी, अनजाने में एक उज्ज्वल मुस्कुराहट वाले चेहरे में बदल गया। डेविस ने अपनी नज़र उससे हटा ली और फिर से चलना शुरू कर दिया, जबकि उसने जल्दी जल्दी कदमों की आवाज़ सुनी जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसने धीरे से एक आह भरी और अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस महिला के लिए जो एवलिन की चोट का कारण थी और कारण भी नहीं थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वह जानता था कि वह उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा था, और जब वह उस पर इतनी चमक से मुस्कुराई तो उसे यह और भी अधिक महसूस हुआ, लेकिन वह खुद को उसे दोष न देने के लिए भी नहीं ला सका। इसके अलावा उसके प्रस्तावों को स्वीकार करने का मतलब था कि वह एवलिन को धोखा देगा, और वह हर कीमत पर इससे बचना चाहता था।
इसे वहीं रोको। उनके ठीक पीछे एक आवाज़ गूंजी, जिससे डेविस के चेहरे पर न तो हंसने की क्षमता थी और न ही रोने की। इस बार उसने आवाज़ के मालिक को पहचान लिया, लेकिन इस आवाज़ के मालिक से कभी बात नहीं की थी। शर्ली पीछे मुड़ी, उसके चेहरे का भाव बदल गया क्योंकि वह आवाज़ के मालिक से चिढ़ गई थी। वह मुड़ा भी नहीं था कि वह आवाज़ जिसे उसने पहचाना था फिर से गूंज उठी। डेविस लोरेट, मेरे मन में राजकुमारी शर्ली के लिए बहुत प्यारी भावनाएं हैं। कैनेट क्लेमोर, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। शर्ली के चेहरे पर थोड़ी ठंडक आ गई और उसने अपने सफ़ेद दांत पीसते हुए चिल्लाया। जब से वह बाहर आई थी तब से कैनेट क्लेमोर ने उसे चारों खाने चित किया था, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका मन डेविस के फिगर में उलझा हुआ था। उससे कई बार परेशान होकर उसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह उसे अब और परेशान न करे। उसने जल्दी से डेविस की पीठ पर नज़र डाली, लेकिन देखा कि वह बिना पीछे देखे ही स्थिर खड़ा था। अब जबकि उसके मन से बोझ उतर गया था, उसे डर था कि डेविस फिर से उससे बात करना बंद कर देगा। कैनेट क्लेमोर मुस्कुराए, उसे उसकी अस्वीकृति से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। उसका चेहरा सुंदर था, उसकी आंखें चमकीली पन्ना हरी थीं और उसकी नाक थोड़ी नुकीली थी। उसके घुंघराले भूरे बाल गर्दन तक पहुंचते थे। उसका शरीर मध्यम और नाजुक था, जिससे कोई भी उसे कमतर आंक सकता था, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में तीसरा स्थान पाने वाला व्यक्ति था। मिलिए। चूंकि तुमने उससे शादी रद्द कर दी है तो तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? क्या तुम उसकी प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश कर रहे हो? उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चेहरे पर गंभीर भाव के साथ मजाकिया लहजे में डेविस से सवाल किया। बचपन से ही उसकी नज़र शर्ली पर थी, लेकिन उसकी शादी की घोषणा के बाद उसने कुछ योजनाएं बनाई, लेकिन ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में डेविस की ताकत देखकर हार मान ली। आखिरकार जब उसने सुना कि उनके बीच शादी का समझौता रद्द हो गया है तो उसके दिमाग में एक बार फिर से उसकी हॉट फिगर के बारे में विचार आया, जिसे उसने प्रतियोगिता के दौरान देखा था। अब जब उसने उसकी सुंदरता और ताकत को देखा था तो वह फिर से उस पर नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाया। विचार करते समय डेविस के दिमाग में कई तरह के विचार आए। एक पल बाद उसने कैनेट क्लेमोर को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसने डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट को सक्रिय कर दिया था, जो भीड़ की आंखों में गायब हो गया। नहीं, मत करो। शर्ली की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसे गायब होते देखा। उदासी ने उसके दिल को जकड़ लिया, एक पल में उसका दिल टूट गया। राजकुमारी शर्ली, अब जब वह चला गया है तो हम क्यों न मिलकर साथ काम करें? आखिरकार हम यहाँ सबसे मजबूत हैं। कुछ और युवाओं की आंखें अचानक उम्मीद से चमक उठीं क्योंकि उन्हें भी राजकुमारी शर्ली के साथ मौका मिलने का ख्याल आया। शर्ली महाद्वीप की सबसे मजबूत युवा युवती थी और स्थिति के हिसाब से वे सभी दूसरे साम्राज्यों के राजकुमार थे। उन्हें लगा कि अब उनके पास उसके साथ मौका है क्योंकि एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मामले से बाहर है। मेरी छोटी बहन को तुम्हारे जैसे बेकार लोगों के साथ क्यों जुड़ना चाहिए? उसने तो राजकुमार डेविस को भी अस्वीकार कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास मौका है? इससे पहले कि दूसरे लोग बातचीत में आगे बढ़ पाते, एक शानदार और शांत लाल बालों वाला आदमी जो आग की लपटों से रंगे लाल लबादे पहने हुए था, आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला। लाल बालों वाला यह आदमी शर्ली का 57वां भाई था, जो उसकी उम्र के करीब था। उसने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में चौथा स्थान हासिल किया। कैनेट क्लेमोर ने असंतुष्ट होकर कहा, हे क्रिस्टो एश्टन, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ मौजूद सबसे मजबूत अभिजात वर्ग हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बहन का हाथ भी मांगा। हा। जब उसने क्रिस्टो का मजाक उड़ाया तो उसके बगल में एक चमकीला ब्लेड चमका और वह अतुलनीय गति से उसकी ओर वार करने लगा। उसने अपने पैर से एक कदम पीछे हटकर वार से बच निकला, जबकि ब्लेड उसके अंदरूनी अंगों को चीरने से बस 1 इंच दूर था। इसका क्या मतलब है, शर्ली? कैनेट क्लेमोर ने गुस्से से चिल्लाया, जबकि उसे अपने माथे से ठंडा पसीना टपकता हुआ महसूस हुआ। अगर तुम फिर से मेरे साथ उलझे तो कोई और चेतावनी नहीं है। शर्ली ने ठंडे स्वर में कहा। डेविस के साथ न जा पाने की वजह से उसका दिल कड़वाहट से भर गया था। क्या तुम मंदबुद्धि हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए? कैनेट क्लेमोर ने चिल्लाते हुए कहा और उससे काफ़ी दूरी बनाए रखते हुए अपने दांत पीस लिए। दरअसल डेविस से बदतमीजी से बात करने के लिए उसने इसी नियम का सहारा लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करता। भले ही उसके पिता सम्राट क्लेमोर ने उसे डेविस के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसका अभिमान उसे किसी भी तरह से खुद को कमतर समझने की अनुमति नहीं देता था। उसने अवचेतन रूप से मान लिया कि इस बच्चे को उस स्तर का गुरु मिलने से वह भाग्यशाली है। उसने खुद से शर्त लगाई कि डेविस उससे झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि इस अंतरिक्ष सुरंग में केवल 30 वर्ष से कम उम्र के लोग ही यात्रा कर सकते हैं, और इस धारणा के साथ कि डेविस के गुरु इस जगह पर उसके साथ कुछ भी होने पर उसे बचाने नहीं आ सकते, उसने अपनी योजना को गति दी।
और वह खुश था कि उसकी योजना सफल हो गई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि शर्ली की उसके प्रति ऐसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी जो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे थी। वास्तव में अब यह उसके गौरव के लिए एक बड़ा झटका था। अध्याय 158 अंतहीन पथ। क्रिस्टो ने जल्दी से कूदकर शर्ली को पागल होने से रोका। शर्ली, इसे रोको। इस बार सम्राट काफी गंभीर लग रहे थे। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी। अपनी शुद्ध तलवार को बाहर निकालकर शर्ली की बाह उस कमीने के सुंदर चेहरे को देखकर घृणा से कांप उठी, जो उसके दिमाग में बदसूरत हो गया था। उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया और अपनी म्यान निकाली और अपनी तलवार को म्यान में रख लिया। फिर उसने इसे अपनी कमर के पास रखा और पीछे मुड़ी, आगे की ओर भागी। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा छोटी बहन, क्रिस्टो चिल्लाया और जल्दी से उसके पीछे चला गया, जबकि कैनेट पर एक तिरछी नजर डाली, अप्रत्यक्ष रूप से उसे पीछे हटने के लिए कहा। कैनेट क्लेमोर ने शर्म और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने भीड़ के चारों ओर देखा कि उसे मजाक उड़ाते हुए देखा जा रहा है। ठंडे स्वर में बड़बड़ाते हुए वह कुछ सदस्यों के साथ चला गया, जिन्हें उसने पहले ही बाहर बना लिया था। अन्य युवकों ने भी दूसरों के साथ मिलकर उनका पीछा किया। अल्पविराम। शर्ली सावधानी से आगे बढ़ी, हालांकि वह थोड़ी तेज थी क्योंकि उसे पता था कि डेविस उससे आगे निकल गया है। अब तक गुप्त प्रवेश द्वार के पिछले उद्घाटन से वे जगह के अपने आधे हिस्से को अच्छी तरह से मैप करने में सक्षम थे। उनके बीच शक्ति के अंतर के कारण वे मार्ग के अपने उत्तरार्ध को मैप करने में सक्षम नहीं थे, जो तकनीकी रूप से दुश्मन का क्षेत्र है। क्रिस्टो ने संकीर्ण रास्तों को देखने के लिए बाएं और दाएं देखा, जो कुछ अन्य स्थानों की ओर ले जाते थे जो पूरे लंबे सीधे रास्ते को जोड़ते थे। छोटी बहन शर्ली, तुम इतनी तेजी से क्यों जा रही हो? मुझे मत बताओ कि तुम उस ठंडे दिल वाले बच्चे को पकड़ना चाहती हो। क्रिस्टो ने सवाल करते हुए भौहें से कुढ़ी। वह काफी समय से डेविस की उदासीनता से असंतुष्ट था और पहले से ही उसके साथ परेशान होना पसंद नहीं करता था। हाँ, बड़े भाई क्रिस्टो, तुम्हें मुझसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, शर्ली ने अपने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ उत्तर दिया। चलो छोटी बहन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अपने आप पर गर्व करो, भले ही हम एक जैसी ताकत का दावा करते हों, लेकिन तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत कम है। तुम्हें लगातार उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। उसके बिना भी तुम यहाँ किसी से मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हो। क्रिस्टो ने अपना चेहरा तिरस्कारपूर्वक हिलाया। क्या पिताजी ने तुम्हें ऐसा कहने के लिए कहा था? शर्ली की आवाज़ ठंडी हो गई। क्रिस्टो ने हल्के से हंसने से पहले पलकें झपकाईं। हाँ, लगता है मैं अपनी तेज तर्रार छोटी बहन से बच नहीं सकता। मुझे अकेला छोड़ दो। शर्ली ने आह भरी और अपनी गति बढ़ा दी, उसे देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थी। रुको। अचानक एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह अपने चेहरे पर चिढ़भाव के साथ पीछे देखने लगी। वहाँ कोई है, क्रिस्टो ने धीरे से एक दिशा में इशारा करते हुए फुसफुसाया, जिससे वह सख्त हो गई। वह क्षण भर के लिए उसकी टिप्पणियों से विचलित हो गई कि वह दीवार के किनारे झुकी हुई एक अज्ञात आकृति को देख नहीं पाए। उसका पहला विचार यह था कि यह डेविस है, लेकिन उस आकृति को देखते हुए, जो अधिक भारी और लंबी थी, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अत्यंत सावधानी से मुड़ते हुए वह अपनी तलवार निकाली और उस आकृति पर चिल्लाई, मृत होने का नाटक करना बंद करो। यद्यपि गुफा में अंधेरा था, फिर भी वे अपनी दृष्टि से कुछ आगे देख सकते थे। उस आकृति पर कोई स्पष्ट चोट नहीं थी जिससे वह मर जाती। इसके अलावा उनकी आत्मा की भावना इस स्थान में 50 मीटर से अधिक नहीं घुस सकती थी, और वह आकृति उस सीमा के भीतर थी। कुछ सेकंड बीत गए लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने सिर हिलाए, सावधानी से दीवार के पास आकृति की ओर बढ़े। वहां एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी था। उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी थी, जो अंधेरे प्रकाश में थोड़ी चमक रही थी। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी, एक अंगूठी जिसे इस स्थान में प्रवेश करने वाले युवाओं द्वारा चाहा जाता था। स्थानिक अंगूठी। शर्ली और क्रिस्टो एक मूल्यवान स्थानिक अंगूठी को इस तरह छोड़े जाने पर काफी हिल गए। इसके अलावा अब जब वे करीब थे तो वे मूल रूप से पुष्टि कर सकते थे कि यह भारी आकृति अभी कुछ समय पहले ही मर गई थी। केवल प्रिंस डेविस ही ऐसा कर सकते थे। क्रिस्टो से एक अनैच्छिक आह निकलती हुई सुनी जा सकती थी, भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। एक आत्मा का हमला। शर्ली ने बड़बड़ाते हुए अनुमान लगाने की कोशिश की कि किस तरह की आत्मा तकनीक ने इस भारी भरकम आदमी को मार डाला। अगर उसने स्थानिक अंगूठी छोड़ दी तो इसका मतलब है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। धिक्कार है, मेरे पास कोई गुरु क्यों नहीं है जो मुझे इन स्थानिक छल्लों को तिरस्कार के साथ देखने में सक्षम बना सके। क्रिस्टो ने ईर्ष्या के साथ कहा, क्योंकि वह अंतरिक्ष की अंगूठी को लालच के साथ देख रहा था। उसने शर्ली की ओर देखा और बिना किसी औपचारिकता के स्थानिक अंगूठी अपने लिए लेने का फैसला किया। शर्ली इस बात से खुश थी कि डेविस करीब था। उसने उससे परेशान नहीं किया और तुरंत फिर से उसकी दिशा में दौड़ पड़ी। अरे रुको। क्रिस्टो ने लाश की उंगली से टटोला और आखिरकार स्थानिक अंगूठी निकाल ली। फिर वह जल्दी से उसके पीछे चला गया।
जब वे सीधी दिशा में यात्रा कर रहे थे, उनके शरीर कांप रहे थे, एक निश्चित अस्तित्व के सामने उनके भीतर चींटियों की तरह होने का एहसास उभर रहा था। पूरा रास्ता बाईं और दाईं ओर लाशों से अटा पड़ा था, जो उन्हें अंदर तक झकझोर रहा था। और क्या सभी लाशों के पास अपने स्थानिक छल्ले थे? क्या वह एक राक्षस है? क्रिस्टो कांप उठा क्योंकि उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया और ताज़ा लाशों के साफ ढेर के पास खड़ा हो गया। भारी सांस लेते हुए वह काफ़ी देर बाद ही कुछ गहरी सांसें लेकर शांत हो पाया। जब उसने स्थानिक छल्लों को लूटने के बारे में सोचा तो उसने अपने पीछे से कदमों की आवाज़ सुनी, जिससे उसका चेहरा बदल गया। शर्ली आगे बढ़ गई और उसने एक एक करके लाशों को देखा। चाहे पुरुष हो या महिला, वे सभी मृत थे। उनके शरीर ऐसे लग रहे थे जैसे वे शांति से सो रहे हों। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किस तरह की लाशें हैं। स्वर्गीय तकनीक की वजह से यह नरसंहार हुआ होगा। उसकी इंद्रियों के लिए यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वे सभी चमत्कार से सो गए थे। उसे जो झटका लगा उसे संभालना काफ़ी मुश्किल था। उसकी उपलब्धियों को अपनी आंखों से देखने के बाद उसका दिलहीनता के बोझ तले कांप उठा। वह आखिरकार एक लाश के सामने रुकी और उसे खाली आंखों से देखा। उसने अपनी आंखों से हल्की पलकें झपकाईं, जो स्पष्ट रूप से बता रही थीं कि वह इस तरह के दृश्य पर विश्वास करने में सक्षम नहीं थी। वह जमीन पर गिर गई और अंधेरे रास्ते की ओर देखने लगी, जो अचानक उसे अंतहीन लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता उसे बता रहा था कि चाहे वह उसका पीछा कैसे भी करे, वह उसके साथ नहीं रह पाएगी। उसके पीछे खुशी से चिल्लाने के साथ साथ पदचिह्न गूंज रहे थे, जिससे वह पीछे मुड़कर देखने लगी। अध्याय 159 निकास। छोटी बहन, जल्दी करो, अपने पास से स्थानिक छल्ले ले लो, क्रिस्टो चिल्लाया जैसे कि उस पर किसी चीज़ का साया हो। शर्ली ने उसे बेसुध होकर देखा और हंसी की सांस छोड़ी। उसके मुंह से वह स्पष्ट हंसी निकली जिसने उसे वहीं रोक दिया। वह भ्रमित था, लेकिन उसने उसके सामने पड़ी लाश से स्थानिक अंगूठी ली और उसके हाथ पर रख दी। उठो शर्ली, चलो और स्थानिक छल्ले लेते हैं, क्रिस्टो ने उसे बेचैनी से उठाने की कोशिश करते हुए कहा। शर्ली बस एक मूर्ख की तरह हंसती रही जो सुनती ही नहीं। क्रिस्टो ने उसकी तरफ देखा और दूसरा तरीका आजमाया। शर्ली, खड़ी हो जाओ लड़की, क्या तुम वह स्थानिक छल्ले देखना चाहती हो जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े थे ताकि कोई और ले जाए? शर्ली ने अचानक हंसना बंद कर दिया। उसका चेहरा एक कठोर हंसी से जम गया और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गया। आप क्या कह रहे हैं बड़े भाई? उसने अपने सामने पड़ी लाश की ओर इशारा किया और कहा, ये 200वीं लाश है जो मुझे मिली है। क्रिस्टो की आंखें चौड़ी हो गईं और वह सदमे से कठोर हो गया। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया और जटिल नज़र से रास्ते की ओर देखने लगा। तो वह कहाँ है? मुझे नहीं पता, वह शायद दूसरी तरफ जाने वाले प्रवेश द्वार की तलाश में गया है, शर्ली ने अपना सिर नीचे करते हुए जवाब दिया। फिर वह खड़ी हुई और पीछे मुड़ी। जिस दिशा से वह आई थी उसी दिशा में आगे बढ़ी। क्या तुम उसका पीछा नहीं करने जा रही हो? क्रिस्टो ने उलझन में पूछा। वह उसके विचारों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। ये सुनकर वह अपनी जगह पर रुक गई और फिर पीछे मुड़कर उसने जटिल नज़र से रास्ते को देखा। वह दूसरी तरफ चला गया। मुझे उसे रोकने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। तुम, क्रिस्टो के कुछ और कहने से पहले ही उसने भावनाओं के ज्वार के साथ उसे बीच में टोक दिया। बस, मेरे जैसी कमज़ोर महिला उसके साथ रहने के लायक नहीं है। तुम क्यों नहीं हो सकती? एक साधारण रईस उसकी पत्नी बन सकती है, लेकिन तुम नहीं। ये कैसा मजाक है? क्रिस्टो ने अपनी आंखों में थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। उसने अपने होठों को काटा और अपना सिर हिलाया। तुम समझ नहीं रही हो। वह पलटी और चली गई। उसकी आंख से एक आंसू निकला और आंखें बंद करते ही जमीन पर गिर गया। वह और मैं अलग हैं। मैंने उस समय कुछ मूल्यवान खो दिया है जब मैंने उस समय मूर्खतापूर्ण कार्य करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे भीड़ से गुजरी और उसे कई लालची आंखें मिलीं, जबकि उसका बड़ा भाई एक पहरेदार की तरह पीछे से उसका पीछा कर रहा था। ... कुछ घंटों बाद एक आकृति एक विकृत स्थान के सामने खड़ी थी जो उस स्थान से मिलती जुलती थी जहां से वह कुछ घंटे पहले आई थी। मैंने आखिरकार उसे पा लिया, डेविस ने आह भरते हुए कहा। हालांकि उसे अपनी मां से पता था कि यह कहाँ है, फिर भी उसे यह रास्ता खोजने में बहुत समय लगा। ऐसा लग रहा था मानो कुछ कानून थे जो उसे इस जगह को खोजने से रोकने पर आमादा थे। पहले तो उसे लगा कि उसने कोई गलत रास्ता नहीं चुना है, लेकिन जब उसने देखा कि वह एक बार पहले भी इसी जगह से होकर आया है, तो ये भावना दूर हो गई। फिर उसे समझ में आया कि यह किसी तरह का भ्रम था। समझ में आता है, अगर यह सिर्फ एक भूलभुलैया होती तो कोई कम से कम अब तक अगली परत को पार करने में सक्षम होता। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और विकृत स्थान को देखा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार इस बात की बहुत संभावना है कि मैं उस स्थान में प्रवेश करने के बाद पकड़ा जाऊंगा। क्या मेरा परिवार सोचता है कि मैं इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए अपने अस्तित्वहीन गुरु पर निर्भर रहूंगा? मुझे कहना चाहिए कि यह बहुत विडंबनापूर्ण है। फिर भी वे स्थानिक छल्ले, ये निश्चित रूप से अफसोस की बात है, डेविस ने आह भरते हुए कहा।
जब उसने पहली बार कुल्हाड़ी से उस भारी भरकम आदमी को मारा तो उसने स्थानिक अंगूठी की सामग्री की जांच करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसने स्थानिक अंगूठी पर किसी तरह का ट्रैकिंग और सीलिंग मंत्र पाया। वह काफ़ी हैरान था क्योंकि जो मंत्र सामग्री पर रखा गया था वह उसकी मां पर रखी गई आत्मा सील से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन थोड़े प्रयास से उसे हटाया जा सकता था। उसके मन में एक स्पष्ट संदेह उभरा कि उसकी मां की आत्मा की मुहर को हटाने के कारण दूसरे पक्ष के उच्च वर्ग के लोग सतर्क हो गए हैं। फिर भी उसे लगा कि वह ट्रैकिंग मंत्र को हटा सकता है, लेकिन उसने तय किया कि इस पर खर्च किया गया समय और प्रयास इसके लायक नहीं होगा। उसके बाद उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे पहले निशाना बनाया था, और बिना किसी आश्चर्य के उन सभी ने विभिन्न तकनीकों से उस पर हमला करने की कोशिश की, जैसे कि वे उसे मारने के लिए आगे बढ़ने पर आमादा थे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कार्यों से उनके कार्यों का बदला चुकाया। वह बस तेजी से भागा, अपनी आत्मा से उनके नाम मृत्यु नोट पर लिखे, जबकि उसकी आत्मा अवरोध तकनीक हर समय सक्रिय थी। वे गिरते रहे जैसे कि कोई प्लेग उनके पास से गुजर रहा हो। ये काफ़ी भयानक था जब उनमें से कुछ ने मरने से पहले उसी तरह शांतिपूर्वक और बिना आवाज़ के दृश्य देखा। उनकी लाशों को देखकर उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ, जिससे वह काफ़ी चौंक गया, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उन्हें मारने के लिए डेथ नोट का इस्तेमाल किया था या इसलिए कि उसे उनके लिए पहले से ही कुछ महसूस नहीं हुआ था। सौभाग्य से वह आभारी था कि उसका मन अजनबियों की परवाह नहीं करता था, अन्यथा वह बिना पलक झपकाए उन्हें सीधे नहीं मार पाता। अपने आत्मा सागर में देखते हुए उसने 200 से अधिक आत्माओं को डेथ नोट के चारों ओर घूमते हुए देखा, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 157 नवजात आत्मा अवस्था आत्माएं, 33 शिशु आत्मा अवस्था आत्माएं, 10 युवा आत्मा अवस्था आत्माएं। उनकी उम्र 30 से कम है, लेकिन उनमें से कुछ ने थोड़े समय में युवा आत्मा अवस्था हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। डेविस काफ़ी हैरान था, लेकिन एक पल बाद उसने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उनके पास उनसे बेहतर संसाधन थे। जल्दी करो और उन आत्मा सार को पहले से ही परिष्कृत करो। एक आवाज़ अचानक उसके दिमाग में गूंजी। हाँ, इससे मेरा स्तर नहीं बढ़ेगा, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? उसने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा स्तर नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरे लिए यह एक स्वादिष्ट व्यंजन है। डेविस की आंखें फड़क उठीं। मैं मना कर दूंगा, जब मेरे पास अपने स्तर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त आत्माएं होंगी तब मैं इसे परिष्कृत करूंगा। तुम्हारा तरीका है, बस मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब तब तक दूंगा जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाते। ठीक है। डेविस ने असंतुष्ट होकर उसकी मांगों के आगे घुटने टेक दिए। वह कमल की मुद्रा में बैठ गया और अपने मन को शांत किया और उन आत्माओं को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उसकी आत्मा में स्फूर्ति आ गई है, जैसे कि उसने कुछ स्वादिष्ट चखा हो। वह थोड़ा सिकुड़ गया, ये सोचकर कि उसकी आत्मा किसी तरह कायाकल्प की इस भावना की आदी हो गई थी। अध्याय 160 स्थानिक सुरंग से बाहर निकलना। ये भूख बढ़ाने वाला था। मुझे पता होना चाहिए था कि इस स्तर की आत्माएं मुझे संतुष्ट नहीं करेंगी। डेथ नोट काफ़ी असंतुष्ट लग रहा था। अगली बार आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं पर्याप्त आत्माएं इकट्ठा नहीं कर लेता। अगर आपकी शक्ति नहीं होती तो मैं रुकना और उस अमर विरासत को विरासत में लेना चुनता। डेविस ने अपने चेहरे पर असंतोष के भाव के साथ कहा। हाँ, आपको लगता है कि आप उन अमर विरासतों को विरासत में पा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशिष्ट अमर को आपसे लगाव है या नहीं। वे भी मेरी तरह ही चंचल हैं, लेकिन मैं अपनी बात रखता हूँ। उसकी बातें सुनकर उसने पूछा, क्या आप अमर लोगों से नफरत करते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। कई अमर लोगों ने पहले मुझ पर कब्जा किया था, इसलिए मुझे पता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। क्या आपको लगता है कि साधना का लंबा जीवन जीने के बाद वे लोगों की परवाह करते हैं? वे बस अलग हो जाते हैं और केवल अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं। क्या होगा अगर अमर मर चुका है और उसकी एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा है? उसने फिर से सवाल किया। जिन लोगों ने पहले मुझ पर कब्जा किया था वे ऐसे नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता। डेविस ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, देखो, पक्षपात करना बंद करो। अगर मैंने तुम्हारे साथ जो सौदा किया होता उसके लिए मैं विरासत में जाता। जो भी हो, तुम्हें गलत साबित करना मेरा काम नहीं है, लेकिन याद रखो, अमर विरासत पाने की संभावना हमेशा अज्ञात होती है। तुम मेरे साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा सकते हो। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। डेविस ने खुद से सोचते हुए एक उलझन भरी अभिव्यक्ति की, क्या मेरी आत्मा के साथ विलय ने उसे भावनाएं या कुछ और दिया? ऐसा क्यों लगता है कि यह मेरी थोड़ी बहुत परवाह करता है? मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर यह कुछ ऐसा है जो आपकी साधना को लाभ पहुंचाता है तो आपको अगले स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। ये बात नहीं है। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप अपनी किताब में अपने पिछले मालिकों के साथ भौतिक रूप में जीवन भर रहे थे? हाँ, मैं था, इसने तुरंत जवाब दिया।
डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे लगा कि उसका अनुमान सही होना चाहिए। इसका मतलब है, ये भावनाएं प्राप्त कर रहा है। यह मेरी आत्मा के साथ विलय का एक साइड इफेक्ट होना चाहिए, है ना? ये पहले कभी अपने किसी भी पिछले मालिक के साथ विलय नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। वह ये नहीं बता सका कि यह डेथ नोट एक जीवन रूप था या किसी तरह की कलाकृति जिसने चेतना प्राप्त कर ली थी। धीरे से आह भरते हुए डेविस ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार करूंगा और तुम्हारे लिए आत्माओं को परिष्कृत करूंगा। मुझे इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत कि मैं खुद को और अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, इतना मजबूत कि एलिया को उस व्यक्ति से वापस पा सकूं जिसने उसे अपने वश में कर लिया था। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने दुश्मनों को कैसे मारते हो, जबकि बीच में मरने की कोशिश नहीं करते। भले ही मेरे पिछले वश में करने वाले मेरे पास थे, फिर भी उन्होंने कहीं न कहीं गड़बड़ की थी और एक क्रूर मौत मर गए थे। डेविस ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, तो मैं हमेशा की तरह तुम पर निर्भर रहूंगा। उसने इसकी शक्तियों को हल्के में लेना बंद कर दिया और अपने दिमाग को कठोर साधना के लिए नवीनीकृत किया ताकि वह अपने पूर्ववर्तियों जैसी गलतियां न करे, ताकि वह मृत्यु नोट की शक्तियों के बिना भी खुद को और अपने परिवार की रक्षा कर सके। इसके अलावा, चूंकि तुम खुद को सर्वज्ञ मानते हो, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं उस समय भी तुम पर निर्भर रहूंगा। उसने बेबाकी से कहा। पहली परत पर जाने के लिए खुद को तैयार करते हुए, उसने एक गहरी सांस ली और आराम करते हुए एक काला लबादा पहना, डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट। उसने तकनीक का नाम जपते हुए अपनी उपस्थिति, आभा और ऊर्जा को डेथ नोट की डार्क एनर्जी से ढक लिया। आगे बढ़ते हुए, वह विकृत स्थान में प्रवेश कर गया क्योंकि उसके चारों ओर भंवर मुड़ गया, उसे अंदर खींच लिया।